बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 मार्च बरोज़ जुम्मतुल मुबारक हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन यूसुफ रज़ा गिलानी पर एक बार फिर कहर बनकर टूट पड़ा। इसकी तफसील क्या है उसको भी आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि कैसे फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो जरदारी पर एक और कड़ा वार कर दिया है और स्टेट बैंक के बड़े इकदाम को भी आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। यूसुफ रजा गिलानी जिनका सेनेटर बनना शायद वो तो खुशकिस्मती समझ रहे थे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी बदकिस्मती उस वक्त साबित हुई जब सादिक संजरानी साहब चेयरमैन और उनके नीचे मिर्जा आफरीदी जो है वो डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हो गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पीडीएम की 11 जमातों की अक्सरियत में से कैसे जो है वो वफाकी हुकूमत की नुमाइंदा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाएंगे। और सिर्फ यहां तक बात महदूद नहीं थी, बल्कि यूसुफ रजा गिलानी जब से कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हुए, और वो फेक अक्सरियत जिसे आर्टिफिशियल अक्सरियत भी कहा जा सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी तो थी हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की, लेकिन उसके बरअक्स यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर बनवाने में आसिफ अली जरदारी ने जिस कदर जिस लेवल पर जाकर बार्गेनिंग की, जिस लेवल पर जाकर लोगों को खरीदने का सौदा किया, उसके बाद से यूसुफ रजा गिलानी को ये खुशी रास ना आई और इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर की गई। पीटीआई के जो हैं वो फरक साहब, हबीब फरक साहब, उनकी जानिब से एक एप्लीकेशन दायर होती है और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि यूसुफ रजा गिलानी इंतहाई जाली तरीके से, फेक तरीके से जो है वो सेनेटर मुंतखब हुए हैं। और उनके मुंतखब होने से एक दिन पहले उनके बेटे का स्कैंडल सामने आता है, जिसमें वो वीडियो में जो है वो खरीदो फरोख्त का सिलसिला करते हुए पकड़े जाते हैं। इलेक्शन कमीशन अगरचे इस मामले को बाद के लिए मुख्तस करने की कोशिश करता है, वहां पे फरक हबीब साहब, कमल शोजेब साहिबा, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि किसी न किसी तरह 12 मार्च से पहले इस समात को, इस हेयरिंग को रखा जाए। लेकिन एक इलेक्शन कमीशन ये नहीं मानता और इलेक्शन कमीशन इसके लिए जो है वो आगे की कोई डेट रखना चाहता है। आज इस हवाले से बड़ी अपडेट सामने आई है, बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, और उसमें यह है कि 22 मार्च को न सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी को तलब कर लिया गया है, बल्कि एक ट्राइब्यूनल की जानिब से जो है वो उनके बेटे अली हैदर मूसा गिलानी को भी तलब कर लिया गया है और इसमें उनको नोटिस जारी हो चुके हैं, जिसमें ये जो 22 मार्च की कॉज लिस्ट जारी हुई है इलेक्शन कमीशन के ट्राइब्यूनल की केसेस की, उसमें ये केस भी अब 22 मार्च के लिए फिक्स हो गया है और इसकी समाअत भी होगी। और उनसे जवाब भी तलब कर लिया गया है कि आया आपने इस स्कैंडल, इस वीडियो स्कैंडल में क्या किया है, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। और यकीनन उनको पूरा मौका दिया जाएगा कि आप अपनी सफाई दें, आपने करना क्या है, चीज़ों को किस तरफ लेके आप जाना चाहते हैं। इसके साथ साथ आपको एक और अहम न्यूज़ से आगाह कर दूं, वो ये है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बड़े इकदाम के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो इंटरेस्ट रेट है वो उसी 7% पर जो है वो बरकरार रखा गया है इस बार। और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, उसकी जानिब से ये मुख्तस किया गया है। और इसमें जो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे कहूँ, जो ग्रोथ रेट है वो 3% पे इस दफ़ा रहा। और इस हवाले से जो है वो इंतहाई ये फाइनेंशियल ईयर के लिए और 2021 के फाइनेंशियल ईयर के लिए ये 7% रखा जाना यकीनन जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसके अलावा यहाँ पे ज़िम्नन खबर आपको दे दूं कि जो वीट की जो काश्त है वो करीबा पहुंची है और उसके लिए जो रेट मुख्तस किया गया है, अलीम खान की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें 1800 रुपए जो है वो मुख्तस किया गया है। पिछले साल 1400 था, इस बार जो है वो 1800 मुख्तस किया गया है। यकीनन ये भी इस हुकूमत का सेहरा है और इसे जो है वो ऐसे इकदाम करने से यकीनन बहुत ज्यादा पजीराई जो है वो हासिल होगी। और इस हवाले से ये भी कहा गया है कि 30 लाख टन ऐसी गंदम है जो इस साल जो है वो दरामद की जाएगी। बाहर के मुमालिक से मंगवाने का जो टारगेट रखा गया है वो 30 लाख टन है। अब हम आ जाते हैं, फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो को एक और बड़ा सरप्राइज आज ये दिया कि उन्होंने एक इज्तिमा से वो खिताब कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने कहा कि अब जो है वो मुख्तस करना पड़ेगा कि आपने असम्बलियों में जाना है या फिर अवाम में जाना है। ये दोनों चीजें नहीं चल सकती, आपको एक सिलेक्शन करनी पड़ेगी। और अगर असम्बलीज के अंदर ही रहना था
तो फिर पीडीएम बनाने की क्या जरूरत थी, फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के वजूद का क्या जरिया था, और फिर कोई इसकी वजह नहीं बनती कि इस तहरीक को की बुनियाद रखी जाती, इस सियासी सरगर्मी को अमल में लाने की कोई रीजन नजर नहीं आती कि अगर आप ये मान लें कि जो आपने जो है वो असेंबलीज के अंदर रहना है, पार्लियामेंट के अंदर रहना है, आपने पार्लियामेंट को भी नहीं छोड़ना, और दूसरी जानिब आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम जो है वो सड़कों पर भी आएंगे, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती, आपको एक राह जो है वो इख्तियार करनी पड़ेगी। इस हवाले से फजलुर रहमान ने आज ये भी बताया कि हम सीईसी की जो 4 अप्रैल को पीपल्स पार्टी की मीटिंग है उससे तवक्को करते हैं कि अब पीपल्स पार्टी जो है वो फैसला करेगी पीडीएम के हक में, और अगर पीडीएम के हक में फैसला पीपल्स पार्टी नहीं भी करती तो बाकी की 9 जमातें ये फैसला पहले ही कर चुकी हैं कि वो ना सिर्फ असेंबली से इस्तीफे देंगी बल्कि जो है वो सड़कों पर भी आएंगी, और लॉन्ग मार्च भी हो गया। आज इस हवाले से उन्होंने एक और बात भी क्लियर की कि हमने जो स्ट्रेटजी में, जो प्लान में, जो ऑब्जेक्ट में हमने रखा हुआ था वो ये था कि हम पहले जो है वो कौमी असेंबली से रिजाइन करेंगे, कौमी असेंबली को छोड़ने के बाद फिर हम सूबाई असेंबलियों की तरफ आएंगे, और सूबाई असेंबलियों में भी सबसे आखिर में जो बारी आनी थी वो सिंध असेंबली की बारी आनी थी। लेकिन पीपल्स पार्टी फिर भी रजामंद नहीं थी, पीपल्स पार्टी फिर भी जो है वो इसे नहीं छोड़ना चाहती थी, हालांकि सिंध असेंबली की जो बारी है वो लास्ट पे आनी थी, पहले नहीं आनी थी। और इस हवाले से लॉन्ग मार्च का जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च अब रमजान के बाद ही होगा, आगे रमजान शरीफ आ रहा है तो उसमें तो किसी तौर पर ये पॉसिबल नहीं रहता कि कैसे जो है वो इसको किया जाए। अब जो लॉन्ग मार्च होगा उसको हम रमजान के बाद ही रखेंगे। यकीनन पीडीएम की जो पीडीएम के आखिरी अजलास में दरार पड़ी है उसके आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं। आज नून लीग के अजलास में भी बड़ी शदीद तल्ख कलामी हुई, और इस हवाले से खास तौर पर जो इख्तलाफात की बातें होती थी मरियम नवाज और हमजा शहबाज के दरमियान वो खुलकर सामने आए कि कैसे उनके वीडियो लिंक इस कॉन्फ्रेंस में इस इजलास के दौरान उन्होंने ये किया कि इस दौरान इनकी कोशिश रही कि किसी न किसी तरह इस इख्तिलाफ को दबाया जा सके, लेकिन नहीं दब सके, और फिर आखिर पर इन्होंने जो है वो उसका इजहार भी किया। हमजा शहबाज ने ये इतराज लगाया मरीम नवाज पर कि आपका रवैया जारहाना है, आपको ये स्ट्रेटजी तब्दील करनी पड़ेगी, आपने जिस तरह चीज़ों को आप लेके चल रही हैं हमारी पंजाब की सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में इसकी गुंजाइश किसी तौर पर भी नहीं है। चीज़ों को आप लाइट लें, आप जो है वो इस हवाले से तहरीक को जो है वो समझने की कोशिश करें। आप जारहाना अंदाज से और टारगेट करने से एस्टेब्लिशमेंट को, मुल्की सलामती के इदारों को टारगेट करने से आपको हासिल कुछ भी नहीं होना, उल्टा आपका नुकसान ही होगा। इसके साथ साथ जब मरीम नवाज की बारी आई तो उन्होंने हमजा शहबाज पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आप मुझे अब ये समझ नहीं आ रही कि आप किस डील के तहत जो है वो जमानत पर रिहा हुए हैं, आप किस तरह बाहर आए हैं। यकीनन इसकी भी कोई ना कोई वजह होगी कि आप जो है वो किसी डील के नतीजे में बाहर आए हैं, वरना अदरवाइज तो आपकी बेल बनती नहीं थी जो आपको मिल गई है। जब यहाँ तक तलख कलामी बढ़ी तो फिर नवाज शरीफ को इंटरफेयर करना पड़ा, और उसने जो है वो मरियम नवाज को खामोश करा दिया, और इस हवाले से हमजा शहबाज की सियासी बसीरत को उन्होंने एग्री किया, और उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज की जो सियासी बसीरत है वो एक अहमियत की हामिल है। उनके माजी में जितने भी पॉलिटिकल फैसले हैं वो ज्यादा कामयाब रहे हैं बेनिस्बत जो है वो मरियम नवाज के बरअक्स उसके फैसले जो है वो इंतहाई कामयाब रहे हैं। इस हवाले से तो मेरे ख्याल में अब तो मजीद चीजें खुलकर सामने आएंगी, जो भी अपडेट होगी हम उस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।